नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा। आज हम लोग भाषा शिक्षण के अंतर्गत पठन कौशल के बारे में पढ़ेंगे। पठन कौशल की अगर हम बात करें तो हमारे मस्तिष्क में 4 कौशल अपने आप आ जाता है: पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। यानी ये जो 4 कौशल है वो किसी भी भाषा के प्रमुख कौशलों में से एक है। यानी अगर हम भाषा शिक्षण के कौशल की बात करें तो ये मुख्यतः किसी भी बालक में ये 4 कौशल विकसित होते हैं, जिसमें अगर हम मातृभाषा की बात करें तो पहले कोई भी बालक होता है, पहले वो सुनता है, फिर वो धीरे धीरे अनुकरण के माध्यम से बोलता है, फिर औपचारिक कक्षा में पढ़ता है और उसके उपरांत लिखता है। यानी ये 4 कौशल में पठन कौशल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पठन कौशल ऐसे कौशल में गिना जाता है जिसकी शुरुआत औपचारिक शिक्षण से किया जाता है। यानी औपचारिक कक्ष में जो पहला कौशल सिखाया जाता है वो पठन कौशल ही है। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि लिपि से अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया ही पढ़ना है, और ये पठन कौशल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके महत्व को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि पठन कौशल से हम पढ़ने को जोड़ लेते हैं। यानी समानता हम कहते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है, आप कितने पढ़े लिखे हैं। संपूर्ण विद्या को, संपूर्ण ज्ञान को इस एक कौशल से इंगित किया जाता है। यानी हम पढ़ने को शिक्षा से जोड़ते हैं, इस पठन कौशल को शिक्षा से जोड़ते हैं। यानी ये एकमात्र कौशल है जिसको हम शिक्षा से जोड़ते हैं। सामान्य तौर पे सामान्य बोलचाल में हम साफ साफ प्रयोग करते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है, आप आजकल कैसे पढ़ रहे हैं, या आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पढ़े लिखे का तात्पर्य शिक्षा से है। इसको शिक्षा से जोड़ने से ही हम इसके महत्व को देख सकते हैं कि पठन कौशल अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। मतलब लिखित भाषा में जो भी कुछ अभिव्यक्त की गई होती है, उस अभिव्यक्ति को जब कोई व्यक्ति या कोई विद्यार्थी पढ़कर समझ लेता है, उस समझने को ही पठन कौशल कहा जाता है। यानी पढ़ने का मतलब, करने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ लिपि को पढ़ रहे हैं। नहीं, लिपि के अंतर्गत या लिपि में जो भी अर्थ अभिव्यक्ति हो रही है और उस अभिव्यक्ति को जब एक विद्यार्थी समझ लेता है, उसे पठन कौशल के अंतर्गत लाते हैं। और पठन कौशल में वो उसी हद तक निपुण कहा जाता है जिस हद तक उसमें दी गई अभिव्यक्ति को वो समझ सकता है। सामान्यतः अगर हम औपचारिक कक्ष में पठन कौशल के शुरुआत की बात करें तो एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार का मानना है कि व्यक्तिगत रूप से वो सुनने या श्रवण कौशल को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन औपचारिक शिक्षा में कहीं भी श्रवण कौशल को बहुत बल नहीं दिया गया है। और औपचारिक शिक्षा में जो कौशल की शुरुआती दौर पठन कौशल से होती है। इसलिए वो बोलते हैं कि जब भी हम पठन कौशल की बात करते हैं तो पठन कौशल के अंतर्गत हम बहुत ही प्राचीन घिसी पिटी पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे हम वर्णमाला पद्धति कहते हैं, जिसमें पहले विद्यार्थियों को स्वर व्यंजन का ज्ञान कराया जाता है, वर्ण का ज्ञान कराया जाता है, 12 खड़ी पढ़ाई जाती है। उसके बाद एक लंबे समय के अभ्यास के बाद जाकर विद्यार्थी क म ल पढ़ना सीखता है। तो कहीं न कहीं अगर हम पठन कौशल को रुचिकर बनाना चाहते हैं और विद्यार्थियों में उबाऊपन ना आ पाए, विद्यार्थी रुचि के माध्यम से सीखे। और प्रोफेसर कृष्ण कुमार का मुख्य बल है कि विद्यार्थी सीखने के सुख का अनुभव कर सके। यानी जब एक विद्यार्थी पहले दिन ही किसी चित्र के नीचे कमल लिखा हुआ पढ़ लेता है तो कहीं न कहीं उसमें जो सीखने का सुख मिलता है उसे, वो उसको आगे पढ़ने के लिए और प्रेरित करता है। तो कहीं न कहीं हमें वर्तमान समय में पठन कौशल को विकसित करने वाली विधियों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो पुरानी परंपरा में जो चली आ रही है वर्णमाला पद्धति, उसके मोह को छोड़ना पड़ेगा। हम इसको अचानक से एक दिन में तो नहीं छोड़ सकते, पर धीरे धीरे कहीं न कहीं
वर्णमाला पद्धति पर संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा का जो अ, लगाव है, जो संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा की पकड़ है, उसको थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी और अन्य विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में पठन कौशल को विकसित करने पर बल देना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे पठन कौशल के प्रकार की। तो पठन कौशल दो प्रकार का होता है, मौखिक पठन या स्वस्वर पठन, दूसरा मौन पठन। इसमें भी अगर हम मौखिक पठन और स्वस्वर की पठन की बात करते हैं तो इसमें भी दो कैटेगरी हो सकता है, सामूहिक पठन, व्यक्तिगत पठन, अनुकरण पठन या आदर्श पाठ। यानी कि इसको हम चार तरीके से देख सकते हैं। जो मौखिक पठन या स्वस्वर पठन की बात की जा सकती है वो सामूहिक रूप से भी हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है, आदर्श पाठ भी हो सकता है और अनुकरण पाठ भी हो सकता है या अनुकरण पठन भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं मौन पठन। तो मौन पठन व्यक्तिगत पठन ही होगा, यानी जब भी हम मौन पठन करेंगे तो वो व्यक्तिगत रूप से गहन पठन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब भी हम पठन के दो प्रकार की बात करते हैं उसमें सामूहिक पठन, दो प्रकार की बात करते हैं उसमें स्वस्वर पठन और मौन पठन की बात करते हैं। तो स्वस्वर पठन का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किया जाता है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों में एकाग्रता की कमी होती है और उनमें झिझक भी होती है। तो कहीं न कहीं वो समूह पठन के माध्यम से अपनी झिझक को दूर कर सकते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोल के वो शब्दों को शुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम मौन पठन की बात करें तो मौन पठन कहीं न कहीं विद्यार्थियों को गहन अध्ययन के लिए प्रेरित करता है, स्व अध्ययन के लिए प्रेरित करता है और इसका प्रयोग उच्च कक्षाओं में करना चाहिए, क्योंकि तब तक विद्यार्थियों में एकाग्र करने की क्षमता छोटी कक्षाओं की तुलना में अधिक होती है। इसलिए मौन पठन की शुरुआत छोटी कक्षाओं में नहीं करना चाहिए और सामूहिक पठन का अधिक से अधिक प्रयोग छोटी कक्षाओं में किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे पठन कौशल को विकसित करने की विधियाँ, यानी एक कक्ष में विद्यार्थियों में पठन कौशल को विकसित करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला विधि है देखो और कहो विधि। इसके अंतर्गत शिक्षक श्यामपट्ट पर किसी चित्र को लगा देता है या श्यामपट्ट पर कुछ शब्दों को लिख देता है और विद्यार्थी उसको देखकर कहते हैं यानी बताते हैं। चित्र है तो चित्र को देख के बताएंगे कि कौन सा चित्र है, या कोई शब्द लिखा हुआ है तो शब्द को देखकर बताएंगे। यानी कहीं न कहीं देखो और कहो विधि के माध्यम से विद्यार्थियों में पठन कौशल को विकसित किया जा सकता है। दूसरा है अक्षर बोध विधि, यानी विद्यार्थियों को कहीं न कहीं अक्षर का बोध करा के पठन कौशल को विकसित किया जा सकता है। अक्षर का बोध करने के बाद विद्यार्थियों को अक्षर को पढ़ने को बोला जाता है और जिसके माध्यम से विद्यार्थी पढ़कर कहीं न कहीं पठन कौशल को विकसित करते हैं। तीसरा विधि है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य यानी समान ध्वनियों वाले अक्षर की बात की जा रही है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं नल, कल या धर्म, कर्म, तो कहीं न कहीं समान ध्वनियों वाले अक्षर के माध्यम से छोटी कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग करके विद्यार्थियों में पठन या पढ़ने की कौशल को विकसित किया जा सकता है। चौथा है अनुध्वनि यानी सुनो और कहो विधि। इसमें विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा बोले गए उच्चारण को सुनता है और सुनने के बाद खुद उसका उच्चारण करता है, यानी उसके पीछे पीछे बोलता है। पांचवा है भाषण शिक्षा यंत्र विधि। सामान्यतः भारतीय विद्यालयों में कहीं न कहीं संसाधन का अभाव होने के कारण हम लिंगुआ फोन जैसे सुविधा का प्रयोग नहीं कर सकते, पर अगर हमारे पास अच्छी भाषा प्रयोगशाला हो तो कहीं न कहीं भाषा को एक शुद्ध तरीके से एक आदर्श पाठ को विकसित किया जा सकता है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी कहीं न कहीं अनुकरण के माध्यम से पढ़ने के कौशल को विकसित कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे मॉन्टेसरी विधि। सामान्यतः सब लोग प्रचलित है कि कहीं न कहीं पूर्व प्राथमिक शिक्षा में या प्राइमरी एजुकेशन में मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग किया जाता है। गत्ते पर अक्षर के कुछ आकार होते हैं जिन्हें विद्यार्थी छूकर
उसको पहचानते हैं और उसके साथ साथ चित्र के नीचे उस वस्तु का या उस चित्र का नाम लिखा होता है, जिसको विद्यार्थी चित्र को देखते हैं और उस चित्र को देख के नीचे लिखे गए अक्षर से उसका अक्षर या नीचे लिखे गए शब्द से उसका सहसंबंध स्थापित करते हैं और धीरे धीरे विद्यार्थी इसके माध्यम से भी पठन कौशल को विकसित कर लेते हैं। सामान्यतः प्रोफेसर कृष्ण कुमार का मुख्य फोकस यही था कि विद्यार्थियों को चित्रों के माध्यम से या सामान को दिखा के उससे उनका नाम पूछा जाए और विद्यार्थी धीरे धीरे उस शब्द या उस अक्षर का उस चित्र से सहसंबंध स्थापित करते हैं और तुरंत सीखने का सुख प्राप्त करते हैं, जो कि उनमें लंबे समय तक रुचि को विकसित करने में सहायक होती है। फिर बात करते हैं संवेद पाठ विधि। इसमें सामान्यतः हम इसको प्राथमिक कक्षा या अन्य कक्षाओं में भी प्रयोग करते हैं, जिसमें अध्यापक है जो एक आदर्श पाठ करता है और विद्यार्थी उसका अनुकरण करके पठन कौशल को विकसित कर लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पठन कौशल अपने आप में एक महत्वपूर्ण कौशल है और अनेक विधि इन विधियों के अलावा भी अन्य विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में पठन कौशल का विकास किया जा सकता है और कहीं न कहीं पठन कौशल को विकसित करके विद्यार्थी के व्यक्तित्व में भी या पठन कौशल को विकसित कर पठन कौशल का विकास विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब हम जितना अधिक पढ़ेंगे उतना हमारे व्यक्तित्व का परिमार्जन होता है। नमस्कार।